वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और आज के एक्सपर्ट जो है वो है अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बजट के बाद का पहला प्रोग्राम है अंशुल के साथ, और अंशुल आए हैं तो बाहर भी आ गई है और निफ्टी डे हाई पे कामकाज कर रहा है। 120 अंक ऊपर 24,940 का लेवल है। अंशुल, एसटीटी में बढ़ोतरी, जहां हम कटौती की बात कर रहे थे, एलटीसीजी में कटौती, एसटीटी में कटौती, और वहां उल्टा हुआ। पहले आप सरप्राइज हुए या नहीं, और दूसरा जो कल का कट है वो कितना खराब हमारे मार्केट्स के लिए हो सकता है? मैडम, निर्मला सीतारमन ने सिर्फ एक बार टैक्स कट किया, इसके अलावा आप एक बार बता दो कि टैक्स कट किया हो। तो एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखे थे, मेरे को तो यही नहीं समझ में आया। हालांकि फंडामेंटल वाले ज्यादा समझदार होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, इसलिए भाई सीमित समझ के साथ उनके साथ बहस करना कोई मतलब नहीं था। लेकिन प्रीवियस ट्रेंड वही, जैसे प्रीवियस ट्रेंड्स देखते हैं कि पुराना फ्लैग काम किया तो नया फ्लैग पे भी ब्रेकआउट बाई करना है, तो उसी हिसाब से हम मान के चल रहे थे कि होना जाना कुछ नहीं है। नॉन इवेंट है बजट, नॉन इवेंट ही रहेगा, और नॉन इवेंट ही निकला। उनने कुछ किया नहीं। बजाज जबरदस्ती की इंटरिम बजट में एक्सपेक्टेशन पाले बैठा था रेलवे डिफेंस के लिए, उनकी पिटाई हुई। इस बजट में एक्सपेक्टेशन पाला था एसटीटी के लिए, तो उसकी पिटाई हुई। अगले भी मतलब एटलीस्ट बीजेपी गवर्नमेंट रहते रहते आपको बजट में कुछ नहीं मिलना है। बीजेपी गवर्नमेंट में आपको तभी मिलेगा जब कभी चुनाव आने वाले होंगे सामने। तो चुनाव के 1 महीने पहले कोई ना कोई जो बजट में अनाउंस होना है वो चुनाव के 1 महीने पहले अनाउंस होगा। तो एक्सपेक्टेशन आपको पालनी चाहिए कि जिस दिन वेस्ट बंगाल में चुनाव होगा उसके 1 आध महीने पहले कोई ऐसा अनाउंसमेंट आप सुन लेना कि ये फलाना बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है, इस पे ये होगा, कैपेक्स होगा, फलाना ढिकाना कुछ भी। तो उस टाइप से वो मतलब काम वो वैसे करते हैं, तो आपको एक्सपेक्टेशन भी उनके हिसाब से वैसी ही रखनी चाहिए। चलिए, अब निफ्टी पे क्या करना है। 24,940 के आसपास का लेवल है, डे हाई पे इस समय कामकाज कर रहा है। कल हमने शार्प फॉल देखा था और हम फिसले थे 24,550 के आसपास के लेवल्स पे। वहाँ से एक बाउंस बैक कल आया तो सही, लेकिन क्लोजिंग होते होते फिर फिजल आउट हो गया। लेकिन आज कोशिश में है कि आज हरे निशान में बाजार बंद हो। 24,340 के आसपास का लेवल। अब क्या करें? और बैंक निफ्टी में दबाव अभी भी देखने को मिल रहा है। देखिए, निफ्टी वापस से सेल जोन के अंदर ही आई है। मैं मॉर्निंग में डिप एक्सपेक्ट कर रहा था, डिप आई, और डिप के बाद डिप थोड़ा सा मैं और नीचे एक्सपेक्ट कर रहा था, बट उसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, उस पर कोई बाई सेल की सलाह नहीं है, बट रिलायंस में बाउंस बैक आया, इसलिए निफ्टी में भी बाउंस बैक आ गया। बैक इनटू सेलिंग जोन है 75 मिनट के चार्ट पे। 24,950, 24,975 ये जोन में सेलिंग आनी चाहिए। अगर इस जोन में 2 कैंडल तक सेलिंग नहीं आती है 75 मिनट के चार्ट पे, ये 75 मिनट की पहली कैंडल शुरू हुई है, या तो इसी में सेलिंग आएगी, इसमें नहीं आई तो अगली में आएगी। तो इन 2 75 मिनट के चार्ट की कैंडल पे अगर सेलिंग नहीं आती है तो फिर बाजार में 25,200, 25,250 तक बाउंस बैक बन जाएगा। तो अगले 2 75 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेलिंग नहीं आई तो फिर आप मान के चलो कि 25,200, 25,300 की जोन आती हुई दिख जाएगी आपको। ओके, और बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी 58,550, 58,600 की जोन तक बाउंस बैक दिख रहा है कि आना चाहिए। बड़ा मजा आया कि नहीं सोने चांदी में? सोना चांदी तो अंशुल, द फ्राइडे सेशन वाज लाइक 30-35। आज भी शायद लोअर सर्किट पे ही है फ्यूचर्स एमसीएक्स पे। क्या करना है सोना चांदी में? आप ही ने कहा था बेच के निकल जाइए, आई रिमेम्बर। हाँ, तो अभी भी बाउंस बैक बनेगा, बट बाउंस बैक में भी माल बेचिए। बहुत लोग टीवी पे आके बाई ऑन डिप्स कर रहे हैं। ये वापस से रेलवे डिफेंस की तरह ये बकवास में फंसने की जगह हर बाउंस बैक पे केवल माल बेचना ही है। नीचे $59 तक चांदी आराम से आएगी। अभी ठीक है, नॉन स्टॉप 121.50 से 71.20 तक गिरी है, तो बाउंस बैक आएगा एकदम स्ट्रेट वे, कोई नीचे नहीं जाता है। बाउंस बैक जरूर आएगा, और बाउंस बैक भी तगड़ा आएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि $86-87 तक बाउंस बैक आना चाहिए, बट उसके बाद वापस से $59 आना है। बाउंस बैक करके आए, यहीं से आए, थोड़ा बाउंस बैक करे, थोड़ा ज्यादा करे, थोड़ा कम करे, जो करे, आना 59 है।
जी, और बिल्कुल आपने रिलायंस की बात की। डे हाई पे रिलायंस है करीबन 3% ऊपर, हालांकि अंडर परफॉर्म किया था बजट से पहले की बात करें तो 1383 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। एल&टी एक और हैवी वेट जहां पे अच्छा मोमेंटम है, 3% का इजाफा, बिकॉज इंफ्रा स्पेंड पे काफ़ी बजट में अनाउंसमेंट आई है, तो उसमें भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 4.25% का इजाफा है। अगेन ये अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज एक बाउंस बैक है बिकॉज ऑफ द सेल्स के नंबर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। टाटा कंज्यूमर पावर ग्रिड में अच्छा मोमेंटम है। पावर ग्रिड में इसलिए क्योंकि डेटा सेंटर्स आएंगे, उनको पावर की ज़रूरत पड़ेगी और ट्रांसमिशन लाइन बिछेंगी, तो उसके चलते हुए यहाँ पे 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है। आई थिंक डेटा सेंटर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रिलायंस पे भी पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी डेटा सेंटर्स इस्टेब्लिश करने की। उसके बीच में अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स पे भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है आज के बाजार में। सीमेंट सेक्टर पे भी आज मोमेंटम अच्छा है, बिकॉज इंफ्रा एंसिलरी मानते हैं हम सीमेंट को, तो वहाँ सीमेंट स्पेस में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। जितने भी आपके सवाल है जल्दी से फटाफट आप भेजते रहिए, क्योंकि अंशुल हमारे साथ है, फिर मौका नहीं मिलेगा। पहला सवाल जो है विजय का है, वो बोलते हैं CDSL BSE NSDL में क्या अब खरीदना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। NSTL में कितनी बार अपनी बात हुई है कि नीचे 1159 टूटा है, ऑल टाइम लो, क्योंकि आईपीओ बेस बनते बनते कहानी बिगड़ी है, तो ऑल टाइम लो 878 आने की पॉसिबिलिटी मोर देन 90% है। 948 तक आ गया है, बहुत लंबी जर्नी तय कर लिया है, आगे भी 90% है कि कर लेगा। BSE में हमने बात की थी 2575 की, वहीं से बाउंस बैक कल भी आया, वहीं से बाउंस बैक आज भी आ रहा है। नेक्स्ट जब भी 2575 के नीचे क्लोज करेगा 2326 और 2021 2326 पकड़िए भी, वहां तक का टारगेट खुलेगा। CDSL में 1690 पे जब फेल्ड ब्रेकआउट बना था, तब से हम बात कर रहे थे कि ये गैप छूटा हुआ है 1250 1223, वहां तक नीचे आएगा, तो वहां तक नीचे आ गया है। अब बाउंस बैक बन सकता है, बट बाइंग नहीं बन रही है। बाउंस बैक में भी माल बेचना चाहिए। नीचे लगभग 1100 रुपए के नीचे आएगा ये काउंटर। ओके, संदीप कुमार का सवाल है, पूछते हैं इंडसइंड पे आपका व्यू क्या बन रहा है इस समय? इंडसइंड बैंक, इंडसइंड मेरे को तेज लग रहा है। आजकल में बाजार में प्रेशर भी रहे, चले ना चले, बट इवेंचुअली इंडसइंड 1084 चला जाएगा, तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे जाना, उसको 1084 है। आयुष माथुर का सवाल है, वो पूछते हैं GMDC M&M फाइनेंस दोनों ही स्टॉक पे अब क्या करना चाहिए? उनको लॉस हो रहा है, और रेलवे स्टॉक्स में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने की थी, हाफ पेंडिंग है। अब मुझे क्या करना चाहिए? आई नीड टू रिकवर लॉसेज, ही इज सेइंग। देखिए, M&M फाइनेंस में तो 379 के नीचे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाना था। जो प्लान ऑफ एक्शन किया नहीं किया, मैं नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट रहा था, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना था। 325 316 की जोन आने पे बुलिश एविडेंस पे एक्यूमुलेट करना था, तो एज इट इज जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही चल रहा है। 315 25 की जोन आएगी तो हम एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे। GMDC 618 का ब्रेकआउट दे सस्टेन करे तो बाई करना है, या नीचे में 500 466 की जोन में एक्यूमुलेट करना है। रेलवे, डिफेंस, PSU बार बार, अगर आप थर्सडे फ्राइडे नहीं बेचे तो आप क्या बेचेंगे? आपसे बेचा जाएगा नहीं, तो बेमतलब में सवाल पूछ के भी कोई मतलब नहीं है, बेच आप पाएंगे नहीं। इसको कहते हैं संकन कॉस्ट फेलेकेसी। ये गूगल खोल के ये कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, संकन कॉस्ट फेलेकेसी, और उसके बाद ना समझ में आए तो और 1500-1600 रुपए खर्च करके अमेजोन पे जैसन स्वेग की बुक है योर मनी योर ब्रेन, मंगा के जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी आप स्टॉप लॉस काटने में इतना हिचकते हैं। और मैं इतनी निर्दयता से स्टॉप लॉस काटता हूं, भले टारगेट में आलस खाता हूं, स्टॉप लॉस में निर्दयता से काटता हूं, क्योंकि IRB पहला झटका, उसके बाद किसी ने मुझे रिकमेंड की थी विजय L बम्बवानी, उनकी एक किताब भी है कमोडिटीज ट्रेडिंग के ऊपर। कमोडिटीज के मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे बड़े ट्रेडर वही है, उन्होंने रेकमेंड की थी, तो मैंने वो किताब पढ़ी, तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि दिमाग कैसे काम करता है। समझ जाएंगे तो स्टॉप लॉस काटना आपके लिए भी आसान हो जाएगा। चलिए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम गिरे हैं, क्योंकि ईरान और US के बीच में टेंशन कहीं डी एस्केलेट हुआ है, और साथ में ही ओपेक ने कहा है कि वो अभी कोई आउटपुट में ना बढ़ोतरी ना कटौती करेंगे, तो स्टेटस को मेंटेन किया है, और क्रूड में इंटरनेशनल मार्केट में आज तेज गिरावट देखने को मिली। लेकिन हमारे बाजारों में
हमेशा उलट ही होता है। MRPL चेन्नई पेट्रो में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है बिकॉज द क्रूड प्राइसेस हैव प्लंज्ड। HPCL, BPCL, IOC, ऑयल इंडिया, ये सभी स्टॉक्स जो आज तेजी में है। इसी के रिगार्डिंग सवाल है साक्षी जी का। वो पूछती हैं HPCL है उनके पास 430 के लेवल पे उन्होंने खरीदा है, क्या ये लेवल्स फिर देखने को मिल सकते हैं और कितनी जल्द? देखिए, HPCL मैंने बार बार बोला था 403 रुपए अगर आपको किसी भी पैनिक फॉल में मिल जाए, ऐसा नहीं कि कल बना है लो इसलिए बता रहा हूं, एग्जैक्टली स्विंग हाई था 11 अगस्त का जहां से लाइन लगी थी और ये बार बार डिस्कशन हुआ था पैनिक में 403 रुपए मिल जाए तो भर लीजिएगा। कल का लो था 402 रुपए 70 पैसे। तो ऐसे पैनिक के समय में अगर आप नहीं भरेंगे तो फिर कब भरेंगे? नहीं भर पाए तो अभी भर लीजिए। जा रहा है 600, 650, 700 रुपए सभी जा रहा है। IOC भी 152 का मेरे को याद है कि 152 डिस्कस हुआ था, नहीं ये नहीं आया। BPCL में भी पैनिक लेवल जो डिस्कस हुआ था, नहीं BPCL में भी नहीं आया। 330 रुपए था। तो केवल HPCL में पैनिक लेवल आया है। माल भर लीजिए तीनों। क्रूड कहीं नहीं जा रहा है, 68 तक जाना था, वो 62, 68 मतलब 58 से 68 के बीच में ही झूलना है। तो इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इवेंचुअली नए ऑल टाइम हाई एक्सटेंशन सब करते रहेंगे। सेक्युलर बुल रन में है, कहीं भी ले लीजिए, डिप पे ऐड कर लीजिए, नया हाई मिल जाएगा। जी। दिलीप व्यास का अगला सवाल है। वो पूछते हैं BDL में गिरावट में फ्रेश बाइंग करना है या नहीं? BDL में अभी फिलहाल BDL में पहला लेवल नीचे का आ रहा है 1166, दूसरा आ रहा है 906 रुपए। तो नहीं करना है? नहीं, कम मानने वाले कहाँ माने हैं। 1.5 साल से बोल रहा हूँ बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, बेच दो। 33% नीचे हैं, अभी भी लोग बेचने की जगह खरीदने की बातें कर रहे हैं। तो ना आपका बिहेवियर बदल रहा है, जेन स्ट्रीट पैसा कमा के जाएगा ही जाएगा। आयुष फिर पूछ रहे हैं PPL फार्मा ऐड करूं? बिल्कुल ऐड करना चाहिए, SIP कर दीजिए। चलिए, आज दो स्टॉक्स है, वारे एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज, जो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम में है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस रहता है सरकार का और डेटा सेंटर्स के लिए पावर की काफ़ी ज़रूरत है। तो पावर स्पेस में अंशुल, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो एज फार एज द चार्ट्स आर कंसर्न्ड, नॉट ओनली इन रिन्यूएबल स्पेस बट नॉर्मल स्पेस में भी, जैसे टाटा पावर, अडानी पावर, इनमें कोई ऐसा स्टॉक जो पसंद हो आपको? देखिए, ट्रेड मानना है तो वारी एनर्जी तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था जब अर्निंग्स के बाद 22 जनवरी को गैप अप खुला था 2530 के ऊपर। 2828 का टारगेट था जो कल किया है। कल की गिरावट के बाद आज रिकवरी अच्छी है, नई तेजी 2828 के ऊपर आएगा तो वारी एनर्जी देख सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट अगर करना है, मतलब जो वो होते हैं तसल्ली वाले ट्रेडर, टाटा पावर लेके छोड़ दीजिए, थोड़ा समय लगेगा। 6-8 महीने तो टाटा पावर कोई रिटर्न नहीं देगा, बट उसके बाद जब बुल रन चालू होगा 370 375 के ऊपर ऑल टाइम हाई लग जाएगा। तो अब लेकिन अगले 4-6 महीने अगर आप बहुत एक्सपेक्टेशन रखेंगे और डिसअपॉइंटेड ही रहेंगे, क्योंकि टाटा पावर में अभी भी टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। अदानी पावर में तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि अभी 1.5-2 साल उसमें करेक्शन बाकी है। 3 दिन 4 दिन में 50% चला था, तब से बोलते आ रहा हूँ कि 1-1.5 साल का काम 4 दिन में किया है, तो अगले 1-1.5 साल ये कुछ नहीं करेगा। और आप देखिए वहां से ऑलमोस्ट 180 रुपए से 132 रुपए आ गया है। आदित्य का सवाल है, वो पूछते हैं प्लीज एडवाइज ऑन पेटीएम, उनकी बाई प्राइस है 1330, स्वान कॉप की बाई प्राइस है 512 और PC ज्वेलर्स बाई प्राइस है 10 रुपीज 50 पैसा। 3 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं वो, तीनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय मांग रहे हैं। PC ज्वेलर में तो 3 महीने कुछ नहीं हो रहा है, 10-50 के पास एब्जॉर्प्शन ही चलेगा। पिछले 3 महीने से चल रहा है, ये चौथा महीना है, अगले 3-4 महीने भी यही होते हुए दिखेगा। तो अगले 3 महीने तो कुछ भी नहीं हो रहा है। 1054 संभल गया, 4-6 महीना बेस बन गया तो ब्रेकआउट पे बाइंग जरूर बन जाएगी। स्वान कॉर्प में 50 मंथ मूविंग एवरेज पे है, तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है 450-500 तक, बट कोई बहुत अच्छा बाई नहीं है। बाइंग लिस्ट में तो होना ही नहीं चाहिए। पेटीएम अभी होल्ड करना चाहिए। 1097 का लेवल हमने डिस्कस किया था, वहां से रिवर्सल अच्छा आया है, मगर नई तेजी 1271 के ऊपर ही आएगी। 1271 निकलने दीजिए, उसके बाद ही नई तेजी आएगी। ओके, श्रवण सिंह जी का सवाल है, वो पूछते हैं अंशुल सर, ट्रांस स्टील सीटिंग अबाउ 160 एंड वेंटिव हॉस्पिटैलिटी अबाउ 790, आपका व्यू इन दोनों ही स्टॉक्स पे क्या है? पहला वाला तो मिल ही नहीं रहा है, दूसरा वाला वेंटिव VENTIVE
हाँ, वेंटिव में 80,000 का एवरेज वॉल्यूम है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पैटर्न अभी कुछ खास बन नहीं रहा है। 775 निकला तो कुछ पैटर्न बनेगा, तब तक तो अवॉइड ही करना चाहिए। 775 निकलेगा तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। जी, अगला सवाल जो है वो है जमुना ऑटो पे। अंशुल जी का ही, अंशु राय का सवाल है। तो वो पूछती है जमुना ऑटो 123 रुपीज 50 पैसा पे बाय है और एथर एनर्जीज 1005 पे बाय है। दोनों ही स्टॉक्स पे अब क्या करेंगे? देखिए, जमुना ऑटो तो आज 10-20 मूविंग एवरेज रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है। अभी फिलहाल कोई ट्रेड बन नहीं रहा है क्योंकि जो कैंडल है नेगेटिव है, लेकिन मेरे को वॉल्यूम नहीं दिख रहे, तो मैं अवॉइड करके चलूंगा। 10-20-50 पे आगे खड़ा है, 5-6 दिन समय दीजिए, देखते हैं क्या करता है। वीकनेस आज की कैंडल में है, बट ओवरऑल मेरे को नहीं दिख रही। मैं वेट एंड वॉच के मूड में हूँ। एथर एनर्जी 636 निकलता है तो कुछ तेजी बनेगी। 582 टूटता है तो फिर मूवेबल गिरना स्टार्ट कर देगा। अभी फिलहाल बीच में है, इसी रेंज में चलता रहेगा, 636 582। विकी का सवाल है, वो पूछते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पे। उनके पास 1008 शेयर है, 267 लेवल पे उन्होंने खरीदा है। उनको क्या राय देंगे आप? देखिए, 318 से बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। 221 का पहला टारगेट कंप्लीट करके 268 221 की रेंज में। जिस भी दिन 221 तोड़ेगा 162 रुपए कम से कम आएगा। उसके बाद देखेंगे। अगला सवाल जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है सर, क्या करना है? मैडम, ऐसा है, कल पूरे दिन में 18 स्वदेश में था। बहुत सारे एनालिस्ट और इन लोगों से मिला, बहुत लोगों से मिला। कंप्लायंस के नाम पे जो मतलब हवा टाइट की गई है मेरी, मैं इन स्टॉक्स पे जो मेरे पास है, मैं अब सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं डिस्कस करना चाहता। इन पे सवाल पूछना बंद कर दीजिए, मैं इन पे कोई भी जवाब नहीं दूंगा। रिलायंस, अदानी ग्रीन, टाटा टेक और हाईटेक पाइप, इस पे आप पूछते रह जाओ, मेरा एक ही जवाब है, नो कमेंट्स। जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। शिवा का अगला सवाल है, वो पूछते हैं जीएमआर एयरपोर्ट आज करीबन 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है, 9331 के आसपास का लेवल है। इस स्टॉक में अब क्या करना है? देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट डेली चार्ट पे एक सेलिंग जोन नहीं, वो खत्म हो गई। वीकली चार्ट पे एक सेलिंग जोन है 95 रुपीज पे। अगर 95 से कोई सेलिंग दिखी तो ठीक है। अगर 2 हफ्ते 95 प्रोटेक्ट कर ले गया ये स्टॉक, तो आप मान के चलो कि फिर ये वापस से 105 रुपए जा रहा है। तो अगले 2 हफ्ते होल्ड कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। 2 हफ्ते 95 के आसपास टिका रह गया तो आप फिर 105 रुपए देख रहे हैं। जो ये सेलिंग की जोन है 95 की, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें सेलिंग का। मैं इसमें फेलियर ढूंढ रहा हूं। फेलियर मिलेगा तो मैं बाई जरूर करूंगा, क्योंकि मैं ट्रैप का वेट कर रहा हूं। बेयर ट्रैप बन जाए तो मैं बाई कर लूं। मेरे को सेलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले ये सेल सक्सेस होके नीचे अपना टारगेट 84 का कर भी ले, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, मैं नहीं करूंगा। मैं 95 के ऊपर फेलियर पे लॉन्ग जरूर करूंगा। अगला सवाल है, नाम नहीं लिखा इन्होंने, हैंडल भी अजीब सा है। चलिए मैं सवाल पढ़ लेती हूँ। एक्सप्रो इंडिया शेयर बाय किया है 1035 में, अब क्या करना है? देखिए, यही आदत है ना आप लोगों की। जब तक आदत नहीं बदलेगी तब तक आप ऐसे ही करते रहेंगे। 4 स्टॉक दिए थे, जमुना ऑटो और 2-3 और उसके साथ एक्सप्रो इंडिया। तीनों में टारगेट हिट हो गए, किसी का सवाल नहीं आ रहा। एक्सप्रो इंडिया आधे में रिस्क फ्री हुए थे, आधे में स्टॉप लॉस हिट हो गया। यानी आपके घर से कुछ नहीं जाना चाहिए था। उसको छाती से लगा के क्यों बैठे हैं? ये लाड़ का लल्ला थोड़ी है कि इसको रोज गोदी में झूला झुलाएंगे तो बड़ा होके आपको आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इट वॉज वन नाइट अफेयर, काम खत्म, स्टॉप लॉस हिट, आगे बढ़िए उससे। आपको इसको जो स्टॉप लॉस था, जहां तक मेरे को याद है 1010 या 20 कुछ का स्टॉप लॉस था, तब का हिट हो गया। नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलने का मौका था, निकल के काम खत्म कर लिए होते, कैपिटल खाली, नई ट्रेड, नई वो की आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे तो निकलिए उससे। कोई नई